एनपीटी न्यूज़ इंडिया देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, जय भीम। देखा जाए तो इस समय 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे हैं और तमाम सारी पार्टियां अपने अपने स्तर से अपनी पार्टियों का चुनाव प्रचार में पुरजोर कोशिश करके लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं 2022 इस बार सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सील जी। आइए उनसे बात करते हैं उन ज्वलंत मुद्दों पे जो इस समय चर्चा में हैं। मनोज कुमार सील जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। मनोज कुमार सील जी, देखा जाए तो 2022 के चुनाव में केवल जो है 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं बचा, अब कमी है, लेकिन सभी पार्टियां उसमें जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं को सजग कर रही हैं और उनको जागरूक कर रही हैं कि किस तरीके से इस समय जो भाजपा सरकार है, योगी सरकार है, उससे मुक्ति पाई जाए। क्या पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी इसमें अपनी क्या भूमिका निभा रही है? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का सवाल है, हम लोग ग्राउंड लेवल पर अपना काम कर रहे हैं और हमारी पुरजोर कोशिश ये है कि इस बार जो मनुवादी सरकार है या मनुवादी सोच वाली जो सरकार है, इनसे इस देश का, इस प्रदेश का कम से कम पीछे छुड़ाया जाए। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अपनी पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में अपने कैंडिडेट उतारेगी और हम मजबूती से 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे। जिस तरीके से देखा जाए, योगी सरकार जब से मतलब चल रही है, विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर जो हक अधिकार की बात करता है उन पर लाठी डंडे बजाए जाते हैं, उनको दिल्ली लखनऊ विधानसभा के सामने जो है दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, छात्र हो या कोई भी। तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार दोबारा से भी काबिज हो सकती है? नहीं, जैसे इनकी कार्यप्रणाली है उससे तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा प्रदेश की जनता इनको मौका देगी। चाहे बेरोजगारी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, एट्रोसिटी आप देख लीजिए, अत्याचार, बलात्कार। कहने का मतलब ये है कि जो पराकाष्ठा हो चुकी है अब सब चीज़ों की, और प्रदेश की जनता नहीं चाहेगी कि इस बार बीजेपी सरकार सत्ता में आए। अच्छा मनोज कुमार सील जी, देखे जाए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, तमाम दिनों की बात की जाए तो 1.5 से 2 साल का समय हुआ, लेकिन अभी करीब 15 स्टेट में जो है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है इस पार्टी की? उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी प्रदेश कार्यकारिणियाँ, जिला कार्यकारिणियाँ बनी हुई है एवं उनके बूथ लेवल पे भी हमारे कार्यकर्ता हैं और बिल्कुल हम ग्राउंड रूट से पार्टी को लेकर चल रहे हैं। और भविष्य ये कि जैसे कि हमें कम समय हुआ है, लेकिन इतने कम समय में भी हमने 2021 का इलेक्शन अभी असम में भी लड़ा है और अच्छा बहुमत हमें वहाँ से मिला है। जनता ने हमारे मैनिफेस्टो को स्वीकार करा है और ऐसी कोरोना काल की जैसी विषम परिस्थिति में हम बहुत ज़्यादा प्रचार भी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने हमें जो समर्थन दिया है और हमें अच्छा वोट प्रतिशत हमें मिला है। जिस तरीके से देखा जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएँ हैं और क्या 403 विधानसभा पे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अपने उम्मीदवार उतार पाएगी इस बार? इस बार में ऐसा है कि जैसे भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होगी उसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे, इस वक्त तो मैं ये कहने में मैं नहीं समझता कि मैं इसका जवाब दे पाऊँगा 403 विधानसभा का, लेकिन हाँ एक मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रत्याशी जरूर उतारेंगे। अच्छा, 2022 के चुनाव की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की क्या तैयारी है ग्राउंड रूट पे? ग्राउंड रूट पे पहले तो हम अपने कैंडिडेट ही उतारेंगे। दूसरा ये कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं आम जनता के बीच में हैं, उनकी समस्या भी सुन रहे हैं, उनका समाधान भी करा रहे हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता तो हो सकता है उनके समाधान के लिए जो संघर्ष, प्रोटेस्ट वो भी हम कर रहे हैं। तो निसंदेह कि पार्टी हमारा मैनिफेस्टो भी पसंद करेगी और हम लोग गाज़ियाबाद के रहने वाले हम लोग हैं, लोकल आदमी हैं और बड़े लंबे समय से हम सामाजिक चिंतन में रहे, सामाजिक सेवा में भी रहे, तो निसंदेह हमें सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा मनोज कुमार जी, देखा जाए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो तमाम दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी, उन सब बच्चियों के साथ में जो है बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। इसके अलावा तमाम व्यापारी वर्ग भी परेशान है, उनके साथ में आए दिन लूट हो रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो क्राइम जो है चरम सीमा पे है। तमाम व्यापारी की बात करें या किसी भी और तरीके की बात करें, तमाम तरह की हत्याएं भी हो रही हैं। क्या पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी उस बात को लेके भी प्रदेश के लोगों को अवेयर कर रही है, उनको जागरूक कर रही है? नहीं, आप देखिए एनसीआरसीबी की रिपोर्ट आप देखिएगा, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है
ये मैं नहीं बोल रहा, ये भारत सरकार का जो कमेटी बोल रही है, उनका आयोग बोल रहा है, रिपोर्ट बोल रही है। तो उसमें क्या है कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, 20 से 25% का जो अत्याचार बढ़ोतरी हुई है, बजाय घटने के बढ़े हैं वो। उत्तर प्रदेश पहले नंबर, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा हुआ है कि जहां इन अत्याचारों पे कमी आई हो, बल्कि बढ़ाई है। और रहा बच्चियों के साथ जो इस तरह की घिनौनी घटनाएं जो हो रही है, जो बलात्कार जो हो रहे हैं, जो इस तरह के गैंगरेप जो हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें किसी भी जात, संप्रदाय, धर्म की बात नहीं है। बलात्कार एक ऐसा घिनौना काम है, ऐसा घिनौना षड्यंत्र है, ऐसी घिनौनी प्रथा है और ऐसा घिनौना कृत्य है जिसकी जहाँ भी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। और उसमें बेटी किसी भी समाज की है, किसी भी जाति धर्म विशेष की है, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी बच्चे के साथ भी इस तरह की घिनौनी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भारत की बेटी है। और अगर कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार अगर अपने प्रदेश की, अपने देश की बेटी बच्चियों के लिए अगर वो उनको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि जहाँ नारी बसती है, वो जहाँ नारी पूजती है वहाँ देवता बसते हैं, ये सब फिर आडंबर है। भाजपा का भी एक नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ चला जाता जब वो नारा? उल्टा ऐसे जो कांडों में, ऐसी जो विपत्ति भरी, जो शर्मसार करने वाली जो घटना है, उनमें पुलिस प्रशासन भी कई जगह जो पीड़ित है उन पर ही दबाव बनाती है। तो कैसे न्याय मिलेगा उनको, बताइए? नहीं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, इसमें चाहे चिन्मयानंद की बात की जाए, दिलीप सेंगर की बात की जाए, या इसके अलावा और भी कई नाम हैं, तमाम भाजपा नेता हैं जो बलात्कारों में जो है पाए गए और उन्होंने हत्या भी कराई। तो क्या पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी लोगों को बताने का काम कर रही है कि भाजपा एक बलात्कारी की पार्टी है? नहीं, इसमें पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी तो जैसा भी जो प्रोटेस्ट करे वो कर ही रही है। लेकिन प्रदेश की जनता इतनी जागरूक है, उन्हें किसी को किसी चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो देखते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है? दिलीप सेंगर का, कुलदीप सेंगर का नहीं पता है? जो जितने भी आपने नाम लिए, क्या उनका नहीं पता? तो ये सब चीज़ें प्रदेश की जनता जानती है और उसके लिए इन्हीं बातों को लेकर 2022 बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ कहते हैं योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश का उज्जवल विकास कर रही है। अभी अलीगढ़ की सभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि योगी जी ने जो है प्रदेश से क्राइम खत्म कर दिया, बेरोजगारी खत्म कर दी, लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा आशा वर्करों को पैसा मिल रहा है। इसके अलावा जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के लोग होते हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है। आप कितना सहमत है इस बात से? देखो, आंकड़ेबाजी तो आप कितने ही बताए जाओ, लेकिन आंकड़ा और वास्तविकता में जमीन आसमान का फर्क है। आप मनरेगा में चले जाइए, कितना दिन का रोजगार मिलता है वहाँ पे। आशा वर्कर था, उनकी आप वेतनमान देख लीजिए कितना है। और रहा क्राइम, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि क्राइम ख़त्म हो गया, तो आप अखबार उठाइए, मीडिया उठाइए, रोज़ आए ना आए कहीं ना कहीं बलात्कार, लूट, हत्या, डकैती। तो अगर ये उनकी नज़र में ये क्राइम नहीं, तो क्राइम क्या होता है फिर? ये तो बताने का कष्ट करें कि भाई खात्मा किस चीज़ का हुआ है। अच्छा मनोज कुमार सिंह जी, देखा जाए 10 महीने से ज़्यादा समय हो गया किसान आंदोलन को, और किसान अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार और या केंद्र सरकार वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है किसानों को प्रभावित करने का काम कर रही है, उनकी मांगे ना मानने का काम कर रही है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, जब से किसान आंदोलन में बैठे हैं, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी हमेशा किसान आंदोलन के समर्थन में रही है। क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को ये लगता है कि किसान आंदोलन खाली किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश की जनता का आंदोलन है। किसान 3 कृषि कानून आप ये लाए, ठीक है, अब किन के लिए लाए? उन किसानों के लिए लाए जिन किसानों को इन्हें लगा के किसानों धनवान हो जाएंगे, किसान रईस हो जाएंगे, उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। और किसान उन सब चीज़ों को नहीं चाहता। कोई भी कानून, कोई भी केंद्रीय सरकार या प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक देश में और चुनी हुई सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो उसे कोई भी नियम, कायदे, कानून बनाने चाहिए, देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए बनाने चाहिए। अब किसान आंदोलन 10 महीने से वो लोग वहाँ बैठे, कितने लोग वहाँ पे समझ लो उनकी मृत्यु भी हो गई है, शहीद भी हो गए। और उनका कभी हमारे प्रधानमंत्री जी,
कभी दो शब्द उनके लिए नहीं बोलते। अरे हैं तो देश की जनता, हैं देश के नागरिक, अगर वोटर भी तो हैं इस देश के। वो कभी उन्हें खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी कुछ। ये एक मैं नहीं समझता कि एक देश के प्रधानमंत्री, वो खाली बीजेपी के लीडर नहीं है, वो देश के प्रधान 135 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं जी। तो उनके लिए तो सब चीज़ बराबर होनी चाहिए, हर मुद्दा उनके लिए सही होना चाहिए। अगर किसान मान लो वो कानून नहीं चाहते, उन्हें दिक्कत है, तो सरकार को क्या दिक्कत है उसको विड्रॉ करने में? अगर वो नहीं रईस बनना चाहते तो ये ज़बरदस्ती है कि नहीं जी आप बनो, हम ये सरकार की ये प्रतिबद्धता कि हम तुम्हें रईस जरूर बनाएंगे। अगर इतनी प्रतिबद्धता है तो क्या कृषि कानून के फ़ायदे सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लोगों की समझ में आते, बाकी एक जो देश की जनता है, पूरा देश है, उनकी समझ में नहीं आते? जिसमें IAS हैं, PCS है, रिटायर्ड जज हैं, एडवोकेट्स हैं, जो यूनियंस के लीडर्स हैं, किसान संगठनों के बड़े अधिकारी हैं, या आम जनता भी, किसी की समझ में नहीं आती। इन्हीं के अकेले इन्हीं लोगों की समझ में आते हैं। ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? अच्छा, मनोज कुमार सिंह जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरीके से देखा जाए निजीकरण और निगमीकरण का एक मुद्दा चल रहा है और तमाम युवा उसमें बेरोजगार हो रहे हैं। जिस तरीके से 260 पेज का एक मैनिफेस्टो जो है केंद्र सरकार ने मार्केट में उपलब्ध करा दिया है कि आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, चाहे कोई रोड है, चाहे कोई इंडस्ट्री है, तो वो आपको उसमें कीमत लिखी हुई है। आप कितना सहमत हैं इस बात को लेके, निजीकरण निगमीकरण को लेकर? देखिए, मुझे आप एक बात बताइए जी कि पूरे विश्व में आप देख लीजिए कि निजीकरण से करने से किसी देश का विकास हुआ हो, कोई एक उदाहरण तो होना चाहिए ना विश्व के अंदर। अगर निजीकरण से ही सारा कुछ हो जाता तो सरकार को कुछ करने की आवश्यकता ना रहती। आज हम 74-75वां साल हमें आज देश की आज़ादी को हो गए। 47 के बाद से ही विकास भी हुआ है, सरकारी प्रतिष्ठान भी बने। क्या आज़ादी के वक्त जब सरकार बाद में आई थी तो उन्हें नहीं पता था? क्या वो सरकार नहीं चला रहे थे, या उन्हें जानकारी नहीं थी कि निजीकरण क्या चीज़ है और सरकारीकरण क्या चीज़ है? तो वो शुरू से निजीकरण कर देते। क्यों, जरूरत क्या पड़ी थी उनको सरकारी प्रतिष्ठान बनाने की? निजीकरण, जो लोग निजीकरण का समर्थन करते हैं वो मुझे नहीं लगता क्योंकि देश हित की बात करते हैं। निजीकरण का मसला ये है कि सरकारी संपत्तियों को बेचकर उनका निजीकरण कराना, ये कौन सी विचारधारा है? जो लोग सरकारी प्रतिष्ठानों को खरीद रहे हैं, उन लोगों पर भारत सरकार का खुद का इतना कर्जा है, वो कर्जा तो लौटा नहीं पा रहे, बल्कि सरकारी प्रतिष्ठान और खरीद रहे। तो सरकार कम से इस बात को बताए कि जिन लोगों को हम पैसा दे रहे हैं या हमारी जो संपत्ति वो खरीद रहे हैं, क्या वो नो ड्यूज हैं हर तरफ से, या उन पर पहले ऑलरेडी कर्जा है? इतना कर्जा लौटाने के लिए उनके पैसे नहीं, लेकिन सरकारी संपत्ति खरीदने के बाद उनके पास पैसा है। भाई ये कैसा विकास होगा? ऐसे इस तरह से कैसा विकास होगा, आप ये बताइए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, रेल बेच रही है, इसके अलावा जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जो है गेल इंडिया, इसके अलावा मतलब कहने का मतलब आज की तारीख में जो है 26 बड़ी से बड़ी जो कंपनियां हैं, यहाँ तक कि ऑर्डिस फैक्ट्री को भी प्राइवेटाइजेशन में दिया जा रहा है। क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में इन निजीकरण होने से देश का विकास होगा? नहीं, निजीकरण से विकास तो देखो संभव है नहीं। इससे बेरोजगारी फैलेगी, और ये जो हमारा युवा पढ़ा लिखा है जो आज सड़कों पर धक्के खा रहा है, वो रोजगार मांगे तो लाठियाँ मिलती हैं। सरकार कहती है कि व्यापार करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं। तो रोजगार देना, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार देना किसकी जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? निजीकरण से मुझे नहीं लगता कि देश में कुछ बहुमुखी विकास होगा। अपने ही सरकारी चीज़ों को बेच के आप उनका निजीकरण करा रहे हैं, ये तो मुझे नहीं लगता। और सरकार इसमें क्या व्यू रखती है, ये उनके आंकड़ेबाजी हो सकती हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं है ये। आप सरकारी प्रतिष्ठान अपने जगह रखिए। पहले तो ये बोलते हैं कि कोई भी विभाग हो कि जो काम नहीं कर रहे, पहले तो ये एलिगेशन लगता है। पहले तो ये पब्लिक को ये बता दिया, बड़ी हाई तो हमारा मीडिया भी बताता है ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे, वो घाटे में जा रहे, वो नफ़े में जा रहे, इस तरह के करे। उसके बाद उसका चुपचाप ही उसको समझ लो बेच दिया, निजीकरण कर दिया उसका। भाई जो चीज़ तुम्हारे कोई बिजनेसमैन
कोई भी छोटा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है। मुझे आप ये बताइएगा कि वो लॉस में जाती हुई कंपनी क्यों खरीदेगा? अच्छा छोड़िए, आखिर एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां जो है प्रतिवर्ष देंगे, और आज जो है 2014 से लेकर जो है 2021 पूरा जो है एंड पे चल रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को बरगलाने का, झूठ बोलने का काम कर रही थी, या वोट पाने का तरीका था? अब देखिए 2014 में हाँ, ये बड़े बड़े मंचों से कहा गया कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी हम देंगे। अब प्रतिवर्ष का मतलब तो 2014 से 19 और 5-24 21 चल ही रहा है। अब इन 7 सालों में, ठीक है, तो साल का तो 2 करोड़ छोड़िए, इन 7 सालों के टोटल 2 करोड़ तो बता देना सरकार कि कहाँ कौन से प्रतिष्ठान में नौकरी दी गई है। कोई उपक्रम लगा था उसमें दी गई। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इनके पास इन्होंने बंद कर दिए, बेरोजगार को आंकड़ा तक इनके पास नहीं है। तो ये कैसे कह दें बताइए? सड़कों पे फिर अगर जब 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी दी जा रही है, तो सड़कों पे फिर कौन लोग हैं रोजगार मांग रहे हैं? ये कोई दूसरी दुनिया का आए हुए लोग हैं? ये वेस्टर्न कंट्री से आए हुए लोग हैं? ये इसी देश के निवासी हैं, वही लोग नौकरी मांग रहे। जब इतना भरपूर रोजगार आप दे रहे हो, चहुमुखी विकास आप कर रहा है, सरकार कर रही है, तो फिर ये क्यों लोग लटका रहे हैं? अच्छा आखिर में चलते चलते मनोज कुमार सिंह जी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का जो है इस समय देश के प्रति क्या एजेंडा है, क्या विचारधारा लेके जो है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जो है लोगों के बीच जा रही है? देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय की ना राजनीति करती है और ना ही कभी करेगी। और धर्म संप्रदाय की राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि समता मूलक समाज की स्थापना हो। जो संविधान है, कोई भी सरकार हो, हमारी पार्टी का यह ध्येय है कि हम संवैधानिक दायरे में चाहते हैं, संवैधानिक जो संविधान में लिखा हुआ है, समता मूलक समाज, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, इस तरह की सरकार हम चाहते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का यही ध्येय है और इस बात की प्रतिबद्धता है कि हम संविधान के दायरे में ही कार्य करेंगे, उससे हटके हम नहीं जाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, देश की जनता वैसे तो काफ़ी समझदार है, लेकिन फिर भी मैं अपने देशवासियों से ये जरूर कहूँगा, क्योंकि अब कई राज्यों में चुनाव भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले 4-4.5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसमें कितना विकास हुआ है, कितना अत्याचार कम हुआ है, कितने रोजगार मिले हैं और कितना जो जनमानस का कार्य हुआ है, ठीक है, उनकी समीक्षा हमारे प्रदेश की जनता खुद करेगी और निर्णय लेगी। अब एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपके चैनल से कि बेरोजगारी, अब निजीकरण का आपने एक सवाल पूछा था। एक तो निजीकरण होगा, चलो उद्योगों का व्यवसायीकरण कर दिया, निजी क्षेत्रों में भेज दिया। समस्या इस बात की है कि हम निगमीकरण, एक सवाल हम निगमीकरण में पूछा। आप नगर निगमों में जाइए, नोएडा जैसी बड़ी अथॉरिटी में जाइए, इन लोगों ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज जाते हैं, सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, और बड़ी पूरे देश में मीडिया ने इतना उसको हाईलाइट कर दिया कि ना भूतो ना भविष्य तो। लेकिन उनके पैर धोने के बाद आज उनकी स्थिति देखिए जाके, उन्हें कई महीने से तनख्वाह नहीं मिले, उनके वेतनमान उनका इतना, किसी को 6,000 है, किसी को 7,000 है, उसमें भी ठेकेदारी कर दी। अब ठेकेदारी से किसका शोषण हुआ? मजदूरों का शोषण हुआ। सफाई कर्मचारी जो समाज वर्ग है वो इतना वित्तीय अपंग है इस वक्त, कहीं 6,000 है, कहीं 7,000, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपने बच्चों को लिखाएगा, कैसे खुद का पालन पोषण करेगा? सुविधा के नाम पर नील बटे सिफर है, वो बीमार हो जाता है, प्राइवेट इलाज कराता। आपका क्या कहना है इसमें, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार खासकर मजदूरों के लिए
चाहे वो सफाई कामगार वर्ग है या और भी सरकारी प्रतिष्ठानों में जो ठेकेदारी चल रही है, इसको तत्काल ख़त्म करें और इनको जो कंपनी पेरोल पे या निगम पेरोल पे इनको जो लगे हुए हैं उनको ठेकेदारी ख़त्म करने के बाद कंपनी पेरोल पर रखे, निगमीकरण पेरोल पर रखे और भविष्य में कम से कम इन मजदूरों के प्रति ठेकेदारी प्रथा ख़त्म कराया जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।